Now, in the yesterday's class, we talked about something called the Rutherford's model. Rutherford's model के अंदर हमने ये देखा था कि Rutherford, he gave that there is something called the nucleus. उसे न्यूक्लियस के बारे में उसने कहा था कि एक एटम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर. ठीक है? The extranuclear part contains the electron and nucleus is very small, very dense, positively charged sphere. ठीक है? Very small क्योंकि बाकी सारा हिस्सा एम्प्टी था. Very dense क्योंकि सारा का सारा मास उसमें था. Positive because alpha particles जो पॉजिटिव थे वो उससे रिपेल हो रहे थे. ठीक है? तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियस की बात की. अब रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसने ये बता दिया कि न्यूक्लियस एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में है. लेकिन ये समझना जरा मुश्किल था कि हाउ कुड इलेक्ट्रॉन्स बी प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. ठीक है? हर किसी ने यही कहा that electrons are negatively charged and the nucleus is supposed to be positively charged. अगर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाए. ठीक है? और वो बाहर नहीं रह पाएंगे. Now, he had to give a reason why the electrons would exist in the extranuclear part, why they don't fall in the nucleus. ठीक है? और उस केस में he talked about that. अब एक सिंपल सा आंसर आया था कि उसने सीधा सीधा पूछा why don't the planets fall in the sun? Planets भी तो हैं सन के आसपास. Planets भी तो सन से ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्टेड हैं, लेकिन प्लैनेट सन के अंदर नहीं गिरते. अगर प्लैनेट सन के अंदर नहीं गिर रहे, प्लैनेट सन से अट्रैक्टेड हैं, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर ना गिर रहे. यहाँ पर एक सिंपल सी बात आती है. लेट अस से हर कोई बात करता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल फोर्स. बात सुनिए ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की. चलो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ. लेट अस से दिस इज अर्थ. ठीक है? ये अर्थ है. यहाँ पर एक टावर है और यहाँ एक व्यक्ति है जो टावर से राइफल लेके शूट कर रहा है. ठीक है? जब वो यहाँ से गोली मारता है, then in that case the bullet is being fired in horizontal direction. Now when he fires the bullet in the horizontal direction, then in that case the bullet is attracted towards the earth's surface. ठीक है? When it is attracted back towards the earth's surface, then in that case it tries to fall towards the earth. ठीक है? And when it is falling towards the earth, ये ऐसे bullet घूमकर ऐसे घुस जाती है. At certain distance, bullet is going to fall towards the earth. ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ? ये व्यक्ति यहाँ पर बुलेट की स्पीड को इंक्रीज करता चला जाता है. जब बुलेट की स्पीड थोड़ी और ज्यादा होती है, then in that case it falls here. और ज्यादा अगर स्पीड होगी, तो it is going to fall. नहीं. Now this bullet is going to move around the earth and is going to hit the person at the back. ठीक है? वो क्या रहा है? ऐसा नहीं कि अर्थ ने उस बुलेट को अट्रैक्ट करना छोड़ दिया. Earth is attracting the bullet. The bullet tends to fall towards the earth. The only thing happens to be is that when it is moving in this direction, earth उसको खींचता चला जा रहा है, but the bullet is missing earth every time. It is falling towards the earth, but it is missing earth. And therefore, it will keep on revolving around the earth forever. अगर उसकी velocity slow नहीं हो रही. ठीक है? एक बात ध्यान रखना, इस बुलेट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. दो फोर्सेस भी नहीं, एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है. ठीक है? यहाँ से उसने हिट करने के बाद इस बुलेट को छोड़ दिया. अब इसके ऊपर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा. It is supposed to go into a uniform velocity in the straight direction. लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से the bullet is being attracted towards the earth and its direction is constantly changing. तो ये जो मोशन है जो अर्थ के अराउंड ये बुलेट घूम रही है, this is a constantly accelerated motion in which the direction is continuously changing.
यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज टुवर्ड्स द अर्थ। लेकिन इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स जो इसको अर्थ से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है और एक फोर्स जो इसको अर्थ की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अर्थ से दूर ले जाने वाला तो कोई फोर्स है ही नहीं, वो सिर्फ हमें लग रहा है कि ऐसा कोई फोर्स है, एक्चुअली ऐसा कोई फोर्स नहीं है। क्लियर? ये जो फोर्स हमें लगता है कि है पर एक्चुअली नहीं है, जो चीज है नहीं पर हमें लगती है, उसे हम बोलते हैं स्यूडो। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है जो हमें लगता है कि है पर एक्चुअली नहीं है। A thing which pretends to be something what it is not, उसे हम स्यूडो बोलते हैं। तो ये जो फोर्स हमें लग रहा है कि ऐसा एक फोर्स है जो इस पार्टिकल को इससे दूर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, उसे एक स्यूडो फोर्स कहा जाता है, that is called a centrifugal force। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल फोर्स नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है जो हमें लगता है कि लग रहा है पर एक्चुअली लग नहीं रहा। ठीक है? लेकिन हम इसे बोलते ऐसे हैं कि यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक सेंट्रीपेटल फोर्स दैट इज पुलिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज पुशिंग इट आउटसाइड। ठीक है? ये दोनों फोर्स इस पार्टिकल को इसमें गिरने नहीं देते और ये पार्टिकल ऐसे घूमता चला जाता है। ठीक है? इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। अगर आप एक पत्थर को एक धागे से बांध के घुमाना शुरू कर देते हैं तो ये पत्थर आपके धागे को खींचता है, तो आपको लगता है जैसे पत्थर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। पत्थर बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, आप उसे अंदर खींच रहे हो। तो जो आप अंदर खींच रहे हो वो फोर्स आप लगा रहे हो, वो आपके हाथ पे लग रहा है, पत्थर कोई फोर्स नहीं करता। There is nothing called centrifugal force, but it appears to be there. Is it clear? ठीक है? तो ये मोशन की वजह से फोर्स है। तो ये हमने बात की कि एक पत्थर को अगर हम ऐसे घुमाना शुरू करते हैं तो वो भी सर्कल में घूमता चला जाता है, क्योंकि उसकी मोशन उसको ऐसे रख रही है, सीधा जाने के लिए कोशिश कर रही है और हम उसको बीच में बार बार खींचते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो घूमता चला जाता है, कोई भी पार्टिकल। इसी तरीके से रदरफोर्ड को ये बताना था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास क्यों है, न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता। तो रदरफोर्ड ने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन भी ऐसे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन की भी एक वेलोसिटी है और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है? इलेक्ट्रॉन चार्ज है, न्यूक्लियस चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूमता चला जा रहा है। ठीक है? नाउ दिस अरेंजमेंट इज सिमिलर टू द अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। यही है ना? तो इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे थे, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, वर कॉल्ड planetary electrons, and this model was suggested to be the planetary model of an atom. Is it clear? ठीक है? तो this is what we call as planetary model of an atom given by Rutherford। इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक छोटी सी बात आ गई। जैसे हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे, we talked about something called electromagnetic radiation, we talked about something called light। ठीक है? Light is an electromagnetic radiation. Light is produced, electromagnetic radiations are produced when a charge is decelerated. ठीक है? Clear? अगर एक चार्ज को एक्सेलरेट या डिसेलरेट किया जाए तो वो या तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है या एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है? किसी भी चार्ज को बिना एनर्जी प्रोवाइड किए या बिना एनर्जी रिलीज करवाए एक्सेलरेट या डिसेलरेट नहीं किया जा सकता। Now this was given by Maxwell. This is called Maxwell's electromagnetic theory. अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं जो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, कहने को उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। It is constantly being accelerated. तो या तो इसको एक्सेलरेट करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या वो एनर्जी रिलीज करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब किए बिना डायरेक्शन चेंज कर दे। ठीक है? अगर ऐसा हो रहा है, एनर्जी प्रोवाइड तो कोई कर नहीं रहा, तो इसका मतलब है
electron when revolving around the nucleus, being accelerated continuously, must be releasing energy. और अगर वो energy release कर रहा है, then in that case this energy is going to be released from its velocity. तो इसकी speed slow हो जानी चाहिए. अगर इसकी स्पीड स्लो हो गई, जैसे कि यहाँ पे ये बुलेट है, बुलेट की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, अगर उस वेलोसिटी से ज़्यादा हुआ तो बुलेट बाहर निकल जाएगा, उस वेलोसिटी से कम हुआ तो अल्टीमेटली इसके ऊपर गिर जाएगा. इन द सेम मैनर अगर इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे है, तब तो वो इसके आसपास घूमता चला जाएगा, इससे ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इससे कम हुई तो इसके अंदर गिर जाएगा. और अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इसके अंदर निकल गिरता चला जाएगा. एंड दिस इलेक्ट्रॉन व्हिच इज सपोज्ड टू मूव इन अ सर्कल विल स्टार्ट मूविंग इन अ स्पाइरल. एंड अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस. और जब उन्होंने कैलकुलेशंस वगैरह किए, तो वो कैलकुलेशन करने में सारे के सारे एक्सपर्ट होते हैं, सारे के सारे मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट हैं, इनमें से केमिस्ट कोई भी नहीं. So then they are very expert in doing calculations. जब उन्होंने calculations वगैरह किए, then in that case they found कि considering the speed of the electron, considering the attractive force, considering the acceleration, the time required for the electron to fall inside the nucleus is 10 raised to the power 8, 10 raised to the power -6 seconds. That is, the time required for the electron to fall inside the nucleus is 100 millionth of a second. 100 millionth of a second इतना छोटा सा टाइम है कि जितना टाइम मुझे शायद ये माइनस लगाने में लगा, वो भी 100 मिलियन से बहुत ज़्यादा है. उतने टाइम तो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा. बट जहाँ तक हमें पता है कि यूनिवर्स कोलैप्स हुआ तो नहीं है. अगर अभी तक यूनिवर्स कोलैप्स नहीं हुआ, that simply means कि ये सिस्टम सही नहीं. Is this clear? समझ आ रही है? तो ये एक प्रॉब्लम आ गई रदरफोर्ड्स मॉडल में कि रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि एक एटम स्टेबल क्यों है. चलो उस समय तक यही चीज समझ में आ रही थी, तो यही चीज से अब इसके बाद हम बात करेंगे एक थोड़ी सी अलग चीज की. यहाँ पर हम इस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर से बाहर निकलते हैं एंड वी मूव ऑन टू सम अदर एस्पेक्ट. एंड नाउ वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रा सुना होगा. Any idea what is spectrum? कोई आइडिया स्पेक्ट्रा क्या होता है? When light is passed through a prism or a diffraction grating. When light is passed through a prism or diffraction grating, it splits into its constituent frequencies or wavelengths. या सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं it splits into its constituent colors. जब इन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कलर्स को एक स्क्रीन पे लिया जाता है या फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया जाता है, तो ये जो दिखता है उसे स्पेक्ट्रा कहते हैं. Is it clear? अब एक सवाल आता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है. आपने कभी ना कभी कोई सीडी देखी होगी, सीडी डीवीडी. जब सीडी और डीवीडी को देखते हैं तो उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो सीडी और डीवीडी को देख के बता देते हैं कितनी भरी हुई है. आई थिंक आप भी बता देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ तक सीडी डीवीडी लिखी गई है, भरी गई है, वहाँ तक शेड डिफरेंट होती है, बाकी शेड डिफरेंट होती है. वो शेड डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि जब सीडी को रिकॉर्ड किया जाता है देयर इज अ लेजर बीम इन द सीडी रिकॉर्डर, डीवीडी रिकॉर्डर. लेजर बीम होती है, वो लेजर बीम उसको बर्न करती है. कभी सुना है व्हाई वुड से द सीडी इज बर्न्ड? बर्न करना मतलब वो एक्चुअली बर्न की जाती है, दैट इज बर्न विद अ लेजर. ठीक है, उसके अंदर ग्रूव्स बनाए जाते हैं, दैट इज द ग्रूव्स दैट आर मेड. ठीक है, तो उसमें होता ये है कि सीडी के अंदर बहुत क्लोजली स्पेस्ड लाइंस हैं और उन लाइंस में डेटा है. अब अगर सीडी को धूप में रखा जाए, किसी रोशनी में रखा जाएगा, तो उसको हल्का सा टिल्ट करते हो, देन इन दैट केस यू कैन सी द स्पेक्ट्रम, यू कैन सी द डिफरेंट कलर्स. तो ये जो क्लोजली स्पेस्ड ग्रूव्स है, ये भी लाइट को उसके कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ में ब्रेक कर सकते हैं. और ऐसे क्लोजली स्पेस्ड ग्रूव्स को ग्रेटिंग कहा जाता है. और यहाँ जो फिनोमिनन हो रहा है जिसकी वजह से लाइट के कलर सेपरेट हो रहे हैं, उस फिनोमिनन को डिफ्रैक्शन कहा जाता है. तो दैट इज हाउ द सीडी और अ डीवीडी इज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग.
ये क्रूड एग्जाम्पल है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, बट वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ठीक है। और भी कई तरीके की डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो सकती है। आप सीढ़ी को एक एसिड के अंदर डाल के या बेस के अंदर डाल के उसकी जो कोटिंग है उसको हटा दो, उसको हटाने के बाद अगर तुम उसको रखोगे देन इन दैट केस इट इज एक्चुअली अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। तो दैट्स व्हाट अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज। कोई कंफ्यूजन इस बारे में? तो अब जरा हम स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, when light is passed through a prism or a diffraction grating, when light is passed through a prism or a diffraction grating, it breaks apart into its constituent frequencies, wavelengths or colors. Full stop. These, when taken on a screen, or a photographic plate, these when taken on a screen or a photographic plate constitute a spectrum. ठीक है। अब स्पेक्ट्रा कई तरीके से क्लासिफाई हो जाते हैं, ठीक है। एक है spectra on the basis of observation, ठीक है, और एक spectra on the basis of source. On the basis of observation का मतलब है कि spectra देखने के बाद spectra दिख कैसा रहा है, that is the spectra on the basis of observation, ठीक है। source, ये spectra obtain कैसे किया गया है। पहले हम बात करते हैं स्पेक्ट्रा कैसे अलग अलग तरीके से दिख सकता है। हमारे पास ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे दो तरह के स्पेक्ट्रा हैं। एक कहलाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एक कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। जब आप कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, then in that case continuous spectra is a spectra in which whatever magnification we may apply, we get an entirely illuminated region. मतलब उस रीजन के अंदर कहीं कोई डार्क रीजन नहीं आता, कहीं कोई गैप नहीं आता, तो उसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा या फिर बैंड स्पेक्ट्रा। इज इट क्लियर? देखिए, a spectra in which a continuous illuminated region, a spectra in which a continuous illuminated region without any dark region is obtained, irrespective of the magnification, is termed continuous spectrum. ठीक है? टर्मिनोलॉजीज हेवी तो नहीं लग रही। मतलब यह है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर लाइट है, उसको हमने प्रिज्म से पास किया, उसको हमने ले लिया स्पेक्ट्रा के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस प्रिज्म को जो स्पेक्ट्रा जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में ये और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा, और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा जब स्प्रेड होता है देन इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो हमें एक साथ लग रहा है हो सकता है उसमें गैप्स हो, तो हमने उसको और मैग्नीफाई कर दिया एंड देन वी फाइंड कि उसमें गैप्स नहीं आ रहे, उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक कि आपने एक पिक्चर खींची, फोटो खींची,
ठीक है। और फोटो खींचने के बाद आपने उसको कंप्यूटर पे लिया और कंप्यूटर पे लेकर आप उसको जूम किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक लिमिट के बाद जाके पिक्सल फटने लगते हैं, कभी नोटिस किया है? एंड देन यू से अरे ये देखो, एक्चुअली आपको मेगापिक्सल्स का पता ही तब लगता है जब आप उसको जूम करते हैं। अगर आप छोटी पिक्चर्स देखें तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए मैं 16 मेगापिक्सल पे एक पिक्चर खींचता हूँ और एक में 25 मेगापिक्सल पे पिक्चर खींचता हूँ और एक में नॉर्मल 1.3 मेगापिक्सल पे पिक्चर खींचता हूँ, तो अगर मैं नॉर्मल पिक्चर्स वो सारी की सारी पिक्चर्स अपने टेलीफोन की स्क्रीन पर देख रहा हूँ तो आई वोंट बी एबल टू मेक द डिस्टिंक्शन। वो ऐसे लगेगा भाई यार इधर एक पिक्चर तुम्हारी 2 MB की है, एक पिक्चर तुम्हारी 50 KB की है, 50 KB और 2 MB में फर्क क्या है? यही होता है ना, फर्क का पता चलता है जब तुम उसे मैग्नीफाई करते हो। जैसे जैसे मैग्नीफाई करते चले जाओगे तब पता चलेगा कि भैया 16 मेगापिक्सल वाला जो स्क्रीन जो पिक्चर है वो अगर पूरी कंप्यूटर स्क्रीन या प्रोजेक्टर पर डाल दोगे तो भी नहीं फटती, लेकिन वो जो 50 KB की स्क्रीन वो है उसको अगर तुमने जरा सा फोटो ये कैम इसकी फोन की स्क्रीन से हटा के तुमने कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी डाल दिया तो पिक्सल्स फट जाएंगे। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जो 50 मेगापिक्सल या 25 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसकी जो फोटोग्राफ है वो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, और जो 1.3 मेगापिक्सल या BGA कैमरा की फोटोग्राफ है दैट इज अ लाइन स्पेक्ट्रा और अ डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। थोड़ा सा मैग्नीफाई करते ही बीच में क्या नजर आ जाएगी। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात? तो ये फर्क है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का सबसे बढ़िया एग्जांपल है सनलाइट। ठीक है, अब सनलाइट की बात देखो, वहां पे जब हम रेनबो देखते हैं, आई बिलीव रेनबो से बड़ा स्पेक्ट्रा आपके बस की क्रिएट करना नहीं है। रेनबो इज ह्यूज, कितनी बड़ी स्क्रीन है वो, कितना मैग्नीफाई कर रखा है आपने उसे, और इतना मैग्नीफाई करते हुए भी वहां पे कलर्स फटते नहीं, कलर एक दूसरे में मर्ज करते चले जाते हैं। पूरी की पूरी रेंज आपको दिखाई देती है और सारी की सारी रेंज एक दूसरे में मर्ज करती चली जा रही है, बीच में कहीं कोई गैप नहीं है। दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इज दैट क्लियर? मतलब समझ में आया? तो रेनबो इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, ऐसी लाइट जो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा देती है उसे कहा जाता है व्हाइट लाइट। ठीक है, अब व्हाइट लाइट की डेफिनेशन लिख लीजिए। A light which when passed through a prism or a diffraction grating gives a continuous spectrum. That is, all the frequencies within a given range is termed white light. और एक मजेदार बात यह है कि व्हाइट लाइट का कलर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इट माइट बी इनविजिबल लाइट, हो सकता है हम इंफ्रारेड रेडिएशन की बात कर रहे हो सकता है हम अल्ट्रावायलेट की बात कर रहे हो सकता है हम एक्सरेज की बात कर रहे हो। ऐसी लाइट जिसके अंदर एक गिवन रेंज की सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि इस गिवन रेंज में वो कंटीन्यूअस है, उसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। इज इट क्लियर? इसका कलर से कोई लिंक नहीं। ठीक है, that's what we call as a white light. Fine? I believe जैसे मैंने continuous spectra को पूरी तरह एक्सप्लेन किया, लाइन स्पेक्ट्रा अपने आप ही एक्सप्लेन हो जाता है। A spectra in which the bright lines are separated by dark regions is termed as a line spectra. ठीक है, देखो line spectra. A spectra in which bright lines are separated by dark regions. Bright lines are separated by
dark regions is termed a line spectrum. Is that clear? ठीक है? लाइन स्पेक्ट्रा के भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं. अब have you seen the sodium vapor lamp? सोडियम वेपर लैम्प का नाम सुना है? जब नाम ही नहीं सुना तो देखा क्या होगा? पर आपने देखा है एक्चुअली. नाम नहीं सुना पर आपने देखा है. Have you seen the street light? Street light का कलर क्या होता है? येलो. वो जो येलो कलर वाली स्ट्रीट लाइट है वो सोडियम वेपर लैम्प है. अब तो देखिए, और अगर नहीं देखी तो आप स्लाइड पे जाके देख लेना. ठीक है? सोडियम वेपर लैम्प की खासियत ये है कि अगर उसकी लाइट को प्रिज्म या रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू पास किया जाए तो यू विल बी शॉक्ड टू सी कि उसकी लाइट को जितना मर्जी रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रिज्म के थ्रू पास कर लो वो एक ही लाइट देता चला जाता है. वो स्प्लिट होता ही नहीं है. उसके अंदर कलर्स आते ही नहीं. वो येलो 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 कितना ही कर लो वो आता है. लेकिन अगर उसको बहुत फाइनली देखो देन यू वुड फाइंड कि उसकी जो लाइट है वो दो लाइनों में ब्रेक हो जाती है. एग्जैक्ट दो लाइन. ठीक है? एक की वेवलेंथ है 5896 एंगस्ट्रॉम, एक की है 5890 एंगस्ट्रॉम. यानी कि एवरेज के हिसाब से लोग इसको 5893 एंगस्ट्रॉम बोल देते हैं. ठीक है? सोडियम की लाइट दो हिस्सों में सिर्फ दो लाइनों में ब्रेक होती है, उससे ज्यादा में नहीं. तो इसी वजह से सोडियम की जो लाइट होती है उसको सोडियम डबलेट बोला जाता है. और कहीं पे अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में देखोगे इसको सोडियम डी लाइन बोला जाता है. डी का मतलब होता है डबलेट. ठीक है? तो फॉर ऑल पर्पसेस, ऑल प्रैक्टिकल एंड नॉन प्रैक्टिकल पर्पसेस, सोडियम की जो लाइट है उसमें सिर्फ एक कलर है. इट इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट. मोनो का मतलब समझ में आ गया? वन. क्रोमा मींस कलर. So it is a single color light. It's a monochromatic light. ठीक है? And if you look at finely, तो ये दो लाइन है. It's a line spectra. Is that clear? मतलब समझ में आया? ठीक है? So this is what we call as a line spectra. ठीक है? You may also call it ये continuous है. This is discontinuous spectrum. इसमें कंटिन्यूटी नहीं है ना, बीच में ब्रेक्स है. तो यू कैन कॉल इट अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. जैसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का बैंड स्पेक्ट्रा बोल सकते हो. पूरा बैंड आ जाता है, बीच में गैप्स नहीं. इज इट क्लियर? ठीक है? तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द स्पेक्ट्रा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स स्पेक्ट्रा फिर से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. एक कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है? नाउ एमिशन स्पेक्ट्रा एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है. आप किसी सब्सटेंस को एनर्जी दो इन एनी फॉर्म अदर देन लाइट. आप लाइट नहीं दे रहे हैं, बाकी आप किसी भी फॉर्म में उसको एनर्जी दे सकते हो. अब वो सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. ठीक है? और उस एनर्जी को जब वो वापस रिलीज करता है, देखो कोई सिस्टम एनर्जी स्टोर करके नहीं कर सकता. हाउ इज इट गोइंग टू स्टोर एनर्जी? अगर आपने उसको एनर्जी दी है, देन इन दैट केस इट एब्सॉर्ब्स एनर्जी एंड देन इट रिलीजेस इट आउट. जब वो एनर्जी रिलीज आउट करता है, देन इन दैट केस इट माइट रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. क्लियर? तो अब जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, उसे हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम. इज इट क्लियर? ठीक है? डेफिनेशन लिखिए. When energy is provided to an object, when energy is provided to an object in any form, other than light, in any form other than light, and it re-emits that energy, and it re-emits that energy in the form of electromagnetic radiation.
in the form of electromagnetic radiation, then the spectra obtained from it, is termed emission spectra. Is termed emission spectra. ठीक है? Example could be many. अब जैसे कि हम एक कैंडल लाइट की बात करते हैं, तो कैंडल लाइट के अंदर it is heat which glows the particles of carbon, that becomes an emission spectrum. ठीक है? Is it clear? जो incandescent बल्ब होता है, बल्ब है ना हमारे पास जिसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है, वो एक emission spectrum है. Is it clear? एक लोहे के पीस को आप हीट करना शुरू कर दो, हीट करने के बाद वो ग्लो करने लगता है. That is an emission spectrum. ठीक है? Neon light, emission spectrum. So these are the examples of emission spectrum. Is it clear? ठीक है? कोई confusion? Now, अब बात करते हैं absorption spectra. Absorption spectra is a little different. यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसको हमने एक गैसियस स्टेट में रखा हुआ है, a substance in the gaseous form. अब यहाँ से we pass white light, यानी कि यहाँ पे हमारे पास white light का सोर्स है जो हम इसके थ्रू पास करते हैं. अब there is a possibility कि ये जो molecules यहाँ पे substance के हैं, they have a capacity to absorb one or more frequencies from this white light. अब देखो, अगर हमारे बॉडी के ऊपर जैसे यहाँ पर कुछ लाइट पड़ रही है, तो ये जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. इज इट क्लियर? ठीक है? तो इसी तरीके से कोई भी सब्सटेंस अगर यहाँ पर होगा तो वो कुछ फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, कुछ को शायद ना करे, कुछ को शायद वो सीधा जाने दे, कुछ को एब्जॉर्ब कर ले. ठीक है? अब इम्पोर्टेंट बात ये कि जो फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो तो बिल्कुल सीधी निकल जाएंगी और यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएंगी, यानी इस प्रिज्म के थ्रू पास करके वो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर आ जाएंगी. लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एब्जॉर्ब करके उनको रखेगा नहीं, उनको री-एमिट करेगा. ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है कि जब उसने एब्जॉर्ब किया था, इट्स समथिंग लाइक कि आप एक रिवॉल्विंग टेबल पे खड़े हुए हैं, दैट टेबल इज रोटेटिंग एंड समबडी थ्रोज अ बॉल एट यू. ठीक है? आप एक बॉल को कैच करते हैं, उसको वापस फेंक देते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि आप घूम रहे हैं. जब आपने बॉल कैच की तो वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, जब आपने फेंकी तो वो इस डायरेक्शन चली गई. क्लियर? आपके पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो बॉल को कैच करना चाहता था. अगर आप बॉल को मिस करते हैं तो वो बॉल उसके पास चली जाती है, वो कैच कर लेता है. लेकिन अगर आप बॉल को कैच कर लेते हैं तो वो बॉल उस तक नहीं पहुंच पाती, आप उसको बीच में पकड़ के वापस फेंक देते हैं. इज दैट ओके? इस फिनोमेनन को कहा जाता है स्कैटरिंग. जो बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, आपने उसकी डायरेक्शन को सारे में फैला दिया, आपने उसको स्कैटर कर दिया. इसी तरीके से ये जो सब्सटेंस बीच में है, जो ये लाइट यहाँ से जा रही है, वो जिस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो तो सीधी निकल जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जिस लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा उसको ये सारे में फैला देगा, उसको स्कैटर कर देगा. ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है कि जिस लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया उसकी इंटेंसिटी, यानी कि उसकी जो, अब देखो मेरे को जो बॉल फेंक रहा है, हो सकता है मैं कुछ बॉल्स कैच ना कर पाऊं, द बॉल्स इंटेंडेड फॉर मी उसको भी मैं शायद कैच ना कर पाऊं, तो कुछ बॉल्स तो सीधी निकल जाएंगी. लेकिन जिनको मैं कैच कर लूंगा उनको तो मैं स्कैटर कर दूंगा ना. ठीक है? तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कलर की लाइट, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. ठीक है? उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी एज कंपेयर टू अदर लाइट्स. फाइन. अब दिक्कत ये है कि हम जब भी ऑब्जर्वेशन करते हैं हम हमेशा कंपैरिजन में करते हैं. ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी आंखें हमेशा सबसे ब्राइट लाइट से एडजस्ट होती है. ठीक है? तो अगर एक बहुत ब्राइट लाइट हमारे सामने आ जाए तो हमें बाकी चीजें दिखाई नहीं देती. आई थिंक यू नो इट वेरी वेल. ठीक है? अगर सनलाइट में कैंडल जला दी जाए तो हमें कैंडल जलती हुई दिखाई नहीं देगी. सनलाइट में अगर धूप में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उसकी हेडलाइट ऑन है तो आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि हेडलाइट ऑन है या ऑफ है. क्यों? क्योंकि आपको एक ब्राइट लाइट के कंपैरिजन में कम लाइट दिखाई नहीं देती. तो इन दिस केस
क्योंकि बाकी सारे जो फ्रीक्वेंसीज है वो ब्राइट है और ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो इसने एब्जॉर्ब की है वो डिम हो गई है, वो ब्राइट नहीं है, इस वजह से वो आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसा नहीं कि वो है नहीं, उसकी ब्राइटनेस कम हो गई है और क्योंकि उसकी ब्राइटनेस कम हो गई है इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देगी। पास कर देगी इसकी देखो क्या लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, एब्जॉर्ब मैंने क्या बोला कि वो सारी के सारी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ये अल्टीमेटली है तो गैस। तो हो सकता है कि कुछ लाइट जो इसमें से जा रही है वो गैस मॉलिक्यूल से स्ट्राइक ही ना करे, गैस मॉलिक्यूल के बीच में गैप होता है ना, उतनी तो लाइट निकल गई, लेकिन जितनी गैस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की उतनी उसने स्कैटर कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि उस लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लाइट गायब नहीं हो जाएगी, इट इज नॉट गोइंग टू बी परफेक्टली डार्क। अगर जो स्क्रीन पे जाएगी ना लाइट जो स्कैटर वैल्यू से लाइट एब्जॉर्ब करके स्क्रीन पे जाएगी ना, तुम एक छोटी सी बात में कंफ्यूज हो गए, छोटी सी बात, लाइट की बीम एक नहीं है, there are millions of beams, there are millions billions of rays, ठीक है, और millions billions of rays में से सारी rays absorb नहीं होंगी, एक ही फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें से कुछ absorb होंगी कुछ नहीं होंगी, जितनी absorb हो जाएंगी वो स्कैटर हो जाएंगी और जितनी absorb नहीं होंगी वो सीधी चली जाएंगी। Is it clear? आप गिनती में गड़बड़ कर रहे थे, ठीक है। अब सोचो मेरे पास 1 बिलियन फ्रीक्वेंसीज हैं, बिलियन लाइट्स हैं ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी में 1 बिलियन लाइट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बिलियन में से 500 मिलियन इसने एब्जॉर्ब कर लिया, 500 मिलियन तो सीधी गई, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में इंटेंसिटी तो आधी हो गई ना, ब्राइटनेस तो आधी हो गई, और मैंने ब्राइट लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखा है अपने आंखों को, तो वो जो मुझे आधी ब्राइटनेस है वो नजर नहीं आ रही, क्लियर। तो मुझे वो जो जहां पे वो लाइन दिखनी चाहिए थी वहां पे मुझे डार्क दिखाई दे रहा है, इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। अगर डार्क नहीं भी दिखाई देगा तो मुझे ये तो दिखाई देगा यार यहाँ पे उतना ब्राइट नहीं है, इतना तो दिखाएगा, समझ में आएगा, काफी है। इज दैट ओके? क्लियर। मैं ब्राइटनेस को एडजस्ट करता जाऊंगा, कम करता चलाऊंगा और अल्टीमेटली जो सबसे कम ब्राइट लाइट होगी वो गायब हो जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या, ये व्हाइट लाइट मैंने पास की है, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन यहां पर अब मुझे डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। ये नहीं कि वहां पे रेगुलरली डार्क रीजन्स है, कहीं कहीं डार्क रीजन्स आ जाएंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इज इट क्लियर? ठीक है। द स्पेक्ट्रा which is obtained, सुनो पहले सुन लो, the spectra which is obtained when white light is passed through a gaseous substance so that it absorbs and scatters certain frequencies is termed absorption spectra, ठीक है। In this absorption spectra you are going to observe certain dark regions in what should be a continuous spectra। व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए, लेकिन उस सब्सटेंस की वजह से उस व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रा के अंदर डार्क रीजन्स आ जाएंगे। तो सनलाइट को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं। सनलाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे? तो सनलाइट व्हाइट लाइट से मैंने तो व्हाइट लाइट फिर सोच के बताओ। सनलाइट इज अ व्हाइट लाइट और सनलाइट इज क्रिएटेड बाय व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू समथिंग। किसमें से पास किया? गैसेस। कौन सी गैस? बोलो। पता है ये चीज ना मुझे थोड़ी सी इरिटेट करती है, वो ये आपने एक वर्ड कहीं पढ़ा उसका मतलब नहीं समझा और यहाँ आके चिपका दिया। सनलाइट इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लेकिन उसका रीजन आपको नहीं पता। सनलाइट इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है इसीलिए वो व्हाइट लाइट है। अब वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं होता तो व्हाइट लाइट नहीं होता।
सर जो वाइट लाइट सर गैसेस सब्सटेंस से पास करेंगे तो सर गैसेस सब्सटेंस की सर अमाउंट सर अफेक्ट करेगी। क्यों? मैटर थोड़ा ना कन्वर्ट हो जाएगा किसी चीज में, मैटर तो मैटर है, उसके अमाउंट में चेंज क्यों होगा? सर जितने ज़्यादा सर वॉल्यूम बढ़ेगी सर एटम सर इंक्रीज होंगे। इंक्रीज किस चीज से? सर अमाउंट ऑफ सर अब ये थोड़ी ना कि आप धूप में खड़े हो जाओगे तो आप थोड़ी देर के बाद मोटे होकर अंदर आ जाओगे, धूप में खड़े होकर मोटे हो जाओगे क्या? फिर सर बस वही पूछ रहा सर वो अमाउंट क्या वो पूछ रहा था वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो लॉजिक बताना किस बात में, किस लॉजिक से पूछ रहा था? लाइट मैंने एक सब्सटेंस पे डाली, ठीक है, लाइट डाल रहा हूँ, लाइट तो उस मास से क्या मतलब, उस एटम से क्या मतलब? अगर मेरे पास 4 एटम क्लोरीन के हैं और मैं लाइट डालना शुरू कर दूं तो थोड़ी देर बाद तो 4 के लिए 5 एटम थोड़ा ना हो जाएंगे, ये 4 से 3 हो जाएंगे, अमाउंट भी चेंज क्यों आएगा? सर मैं अमाउंट अफेक्ट करेगी सर, सर वो स्पेक्ट्रम में अमाउंट अफेक्ट करेगी। स्पेक्ट्रम में अमाउंट इफेक्ट करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। अगर मैं यहाँ पे इस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ाता चला जाता हूँ, then in that case the amount of light being absorbed by it also will increase. जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एटम्स में डालता चला जाऊँगा, लाइट के एब्जॉर्प्शन के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना। अगर मैं अकेला खड़ा हुआ बॉल कैच करने के लिए खड़ा हूँ तो मैं कुछ बॉल्स कैच कर सकता हूँ, और 4 लोग खड़े हो तो ज़्यादा बॉल्स कैच कर लेंगे, ऑब्वियस है। तो जितना ज़्यादा मैं अमाउंट यहाँ पे बढ़ाता चला जाऊँगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जितना हो रहा है वो उतना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि डार्क रीजन उतना ज़्यादा डार्क होता चला जाएगा। सर मतलब बाकी कोई डार्क रीजन उसके अलावा कोई डार्क रीजन नहीं है? यार एक बात सिंपल सी है, तुम किसी पार्टी में खाना खाने के लिए गए एंड यू आर अ वेजिटेरियन पर्सन, ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन पर्सन हो, उस खाने के लिए खूब सारा नॉनवेज भरा पड़ा है और एक ले दे के एक दाल है विच इज वेजिटेरियन, ठीक है, और वहां पे जो नान बना हो वो भी कीमा नान है और वो पता नहीं एग रोटी है और पता नहीं कौन कौन सा पराठे हैं, तो तुम वो भी नहीं खा सकते। तो अल्टीमेटली अगर तुम्हारे जैसे 50 लोग होंगे तो वो दाल ही खत्म करेंगे ना, बाकी सारी चीजें तो अनअफेक्टेड रह जाएंगी। या फिर अगर आप अपना मूड चेंज कर लेंगे, ठीक है आज से मैं नॉन वेजिटेरियन, तो बात अलग है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, लोग ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका दीन ईमान बदल सकता है, क्योंकि हमारा दीन ईमान जो है फिक्स नहीं होता, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदल देते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स एटम्स आर रिजिड, वो मर जाएंगे, बदलेंगे नहीं, मतलब कि डिकम्पोज हो जाएंगे पर चेंज नहीं करेंगे, समझे? सर सनलाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अभी बता रहा हूँ, इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ आएगा? तो दैट इज व्हाट द थिंग इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ये होता है, तो अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाता चला जाऊँ तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में इंटेंसिटी चेंज होती चली जाएगी, जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उस डार्क रीजन की इंटेंसिटी उतनी कम हो जाएगी, वो उतना डार्क हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आएगा? तो एक बड़ी मजेदार सी चीज तुमने बता दी, वो ये कि मैं इस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू पता कर सकता हूं। मतलब ये कि लेट अस से मैं एक स्केल बनाता हूं, मैं मान लीजिए ये यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, मैं यहां पे इसको खाली रख देता हूं, खाली रखने के बाद मुझे एक लाइट की इंटेंसिटी मिल जाती है, ठीक है। अब मैं उसमें क्या करता हूं, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की नॉन कंसंट्रेशन डाल देता हूं, आई नो द कंसंट्रेशन, ठीक है, मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी मिल जाती है। मैं एक और कंसंट्रेशन चेंज करके डाल देता हूँ अपनी मर्जी से, फिर इंटेंसिटी मिल जाती है। तो मुझे पता चल जाएगा कि कंसंट्रेशन और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन, एक पर्टिकुलर स्केल बन जाएगा मेरे पास कि इतनी कंसंट्रेशन पे इतनी इंटेंसिटी, इतनी कंसंट्रेशन पे इतनी इंटेंसिटी, इस तरीके से पूरा स्केल बना देता हूँ। अब मैं एक अननोन सैंपल लेके डाल देता हूँ, मुझे इंटेंसिटी पता चल जाएगी, उस स्केल के ऊपर मैं देख लूंगा इंटेंसिटी कहाँ आ रही है और मुझे कंसंट्रेशन मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। Absorption spectrophotometry, and this can and it is used to determine the concentration of traces in the substance. ये इतना precise है, ये ppm और ppb में आंसर देता है। ppm is parts per billion and ppb is parts per billion, ये दोनों में आंसर दे देता है।
ये इतना प्रिसाइज है, ठीक है? समझ आ रही है बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये एक्चुअल एप्लीकेशन है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, मैंने यूज किया हुआ है इसलिए मुझे पता है, ठीक है? अब जरा आपके सवाल का जवाब, सन का एक कोर है, ठीक है? अ कोर ऑफ द सन, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से लाइट एमिट हो रही है। अब ये लाइट हर एनर्जी की नहीं है, इसमें सिर्फ एनर्जी है, हीट है, बहुत सारी लाइट है, ठीक है? सन के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है सन का, इस सन के एटमॉस्फेयर में ऑल द नोन एलिमेंट्स आर देयर, जितने भी एलिमेंट्स आप जानते हैं नहीं जानते वो सब यहाँ, सारी पॉसिबल स्पीशी यहाँ पर है, ठीक है? जो सन से एनर्जी निकल रही है उसको ये स्पीशी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है? और उस एनर्जी को री एमिट करती है, ठीक है? क्लियर? सन के कोर की एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा है, तो जो भी गैप्स यहां पे बचते हैं वो इस सन की कोर की एनर्जी कवर अप कर देती है, ठीक है? तो अब जो स्पेक्ट्रा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सनलाइट का, वो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दिस रीजन इज कॉल्ड क्रोमोस्फेयर, सन का क्रोमोस्फेयर, ठीक है? अब समझ में आया सनलाइट एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्यों? Because it's the absorption spectra of the chromosphere of the sun. Is it clear? ठीक. अब कभी कोई टर्म सुनो ना और पढ़ो तो उसका रीजन भी पढ़ सकते, ठीक है? क्लियर? बेटा बात सिंपल सी ये है कि यहाँ पर जो ये लाइट है एब्जॉर्ब कर रहा है और एमिट कर रहा है, ये हर डायरेक्शन में एब्जॉर्ब एमिट कर रहा है, एमिट भी तो कर रहा है, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये सन इज अ कंप्लीट स्फीयर, तो लाइट ऑब्जॉर्ब हो रही है, जो एमिट हो रही है वो भी तो उसी डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है? मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे मेरे पास अगर एक सैंपल की जगह इस स्क्रीन को सराउंड करने वाले 1000 सैंपल्स हैं, तो पता चलेगा इस सैंपल ने जो लाइट स्कैटर की है वो यहाँ आ गई, तो मुझे डायरेक्ट वो लाइन स्पेक्ट्रा तो नहीं मिल पाएगा ना, डिस्कॉर्डिया स्पेक्ट्रा नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि एक का कंपनसेशन दूसरा कर रहा है। सेम इज अगर स्फीयर नहीं होता तो है या नहीं है? है या नहीं है? अब नहीं होता तो इस सन के ऊपर स्विच टूल लगा के आते, कैसे नहीं होता? कैसे नहीं होता? पॉसिबिलिटी थी नहीं होने की, बात खत्म हो गई। अगर नहीं होता तो उसका मतलब ये कि तुम लैब में सैंपल लेके बैठे हो। अगर तुम यहाँ पर इस सैंपल के अंदर सोडियम वेपर डाल दो और यहाँ से व्हाइट लाइट डाल दो, तो सोडियम वेपर जो हीट करने पे लाइट एमिट कर रहा है, यहाँ पर एग्जैक्टली वही लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है? क्योंकि वही लाइट उसको पसंद है, वही वो एमिट करता है, वही वो एब्जॉर्ब करता है, तो उस पर्टिकुलर लाइट की लाइन आ जाएगी वहाँ पे। सर मतलब एमिशन और एब्जॉर्प्शन अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री, इसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जो इसमें है वो इसमें नहीं है, इन दोनों को जोड़ दें तो सब कुछ मिल जाएगा। सर मतलब जहाँ पे एमिशन में डार्क लाइंस आ रही है वहाँ पे वो, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन में डार्क लाइंस आएंगे, एमिशन में एग्जैक्टली वही लाइंस आएंगी। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, दोनों को जोड़ दिया जाए तो व्हाइट लाइट मिल जाएगी। इज इट ओके? और एक और इंपॉर्टेंट बात, स्पेक्ट्रा इज लाइक अ फिंगरप्रिंट, मतलब कि ऐसे कोई दो सब्सटेंस हो ही नहीं सकते जिनका स्पेक्ट्रा एग्जैक्टली सेम हो। स्पेक्ट्रा इज अ फिंगरप्रिंट, ठीक है? इतना तक कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में प्रोटियम और ड्यूट्रियम है ना, दो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, उन दोनों की स्पेक्ट्रा तक सेम नहीं है, उन दोनों की भी डिफरेंट है। मतलब कि अब ये तुमने कभी सोचा नहीं है कि हम यहाँ पे साइंटिस्ट यहाँ पे बैठे बैठे कैसे बता देते हैं वो वाला जो स्टार है उसका टेम्परेचर इतना, उसके अंदर कॉम्पोजिशन इतना, उस पे ये एलिमेंट इतना, ये एलिमेंट इतना। अरे यार वहां से सैंपल लेके आए थे क्या तुम? उस स्टार से लेकर हमारे तक पहुंच क्या रहा है? एक बीम ऑफ लाइट, और क्या? और से एक बीम ऑफ लाइट से हम स्टार के बारे में सब कुछ बता डालते हैं। क्योंकि मजेदार बात यह है कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या? एक बीम ऑफ लाइट, और वो चाहिए भी नहीं है, और वही हमें मिल जाता है। So we are able to tell everything from the spectrum.
Isn't clear? आज की तारीख में ये जितने भी आप यहाँ पे जो करोगे ना आगे आगे लैब एनालिसिस, इनऑर्गेनिक सॉइल एनालिसिस, ऑर्गेनिक एनालिसिस, यार आज की तारीख में कोई नहीं करता, कोई अपने हाथ गंदे नहीं करता। वो सीधा सीधा सिंपल लेते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ में डालते हैं, बटन दबाते हैं, स्पेक्ट्रा देखते हैं और बोलते हैं ये इतना है, ये सब्सटेंस है, ये ग्रुप्स है और ये इतना है, कंसंट्रेशन सब कुछ उसी में पता चल जाता है। समझ आएगा? ठीक है, अब देखो ज़्यादा स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं फिर आपको बता देता हूँ, आई एम नॉट एन इंजीनियर, आई एम एन MSc एंड बीइंग एन MSc मुझे इंजीनियर से कहीं ज़्यादा पता है। एक इंजीनियर 12वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ देता है, मैंने 12वीं क्लास के बाद पढ़ाई शुरू की थी, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा पता है, तो इसलिए मैं छिड़ रहा। मैं अक्सर स्टूडेंट को एक धमकी देता हूँ कि देखो मुझसे सवाल मत पूछना, क्योंकि अगर पूछोगे तो मैं जवाब दे दूंगा। यही हुआ ना, ये बात है। तो सवाल तब तक मुझसे मत पूछना जब तक तुम्हें उसका जवाब चाहिए ना हो। ना तो ये हमने स्पेक्ट्रा के बारे में बात किया। आई बिलीव आपको मैं समझ में आ गया पार्टिकल स्पेक्ट्रा क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन लिखें। देखिए, when white light is passed through a gaseous sample, when white light is passed through a gaseous sample, it may absorb certain frequencies and scatter them. It may absorb certain frequencies and scatter them. Full stop. When the spectra of this light is taken on the screen, there would be some dark regions. In what should be a continuous spectra. In what should be a continuous spectra. This is termed as the absorption spectrum. Stop. The frequencies missing in the absorption spectra, are exactly those which are present in the emission spectra. Exactly those which are present in the emission spectra. Full stop. Hence, emission and absorption spectra. Are complementary to each other. Full stop. अब आगे देखिए, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के इसके बाद, the spectra are like fingerprint. The spectra, whatever they might be, they are like fingerprint. No two substance have an exactly same spectrum.
So that is what we have understood about the spectra. कि spectra क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रा में वो जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा री-एमिट करेगा री-एमिट हाँ आगे वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है obviously उसे जो जो उसने एब्जॉर्ब नहीं की कोई एक ही वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करेगा फिर सोच के बताओ तुम कुछ कह रहे हो सोचो जरा क्या पूछ रहे हो मैंने एक सब्सटेंस को एनर्जी दी इन अ फॉर्म अदर देन लाइट लाइट नहीं दी है लाइट के अलावा कोई एनर्जी दी है ठीक है तो एक सीधी सी बात है स्पेक्ट्रा के लिए कहीं और से तो लाइट आती थी ठीक है अब मैंने इसको एनर्जी दी इसने लाइट को एमिट करना शुरू किया अब मुझे नहीं पता उसकी इंटेंसिटी कितनी बहुत कम भी हो सकती है बहुत ज़्यादा भी हो सकती है व्हाट वी सी इन कंपैरिजन अब जो भी इंटेंसिटी है वही है ना कंपैरिजन ही नहीं है तो दिखनी तो वही है क्लियर अब अंधेरे में अगर मोमबत्ती जल रही है तो मोमबत्ती भी कितनी ब्राइट लगती है क्योंकि मोमबत्ती ही तो है वो तो सनलाइट में अगर आप मोमबत्ती जलाओगे तो दिखाई नहीं देगी अंधेरे में तो मोमबत्ती दिखाई देगी ना इन द सेम मैनर जब हम एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट उसके अलावा कोई सोर्स नहीं है जिसके कंपैरिजन में हम उसको लाइट कम माने तो इज इट क्लियर समझ आई इसके कोई प्रॉब्लम नहीं यस यू आर वेरी राइट वो स्कैटर करेगा सारे में फैलाएगा लेकिन जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जर्व करोगे वही तो लाइट है ना कोई और तो है नहीं ना इज इट क्लियर एनी कंफ्यूजन सर अब देयर वर पीपल हु आर ट्राइंग टू स्टडी द स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा खेल बना हुआ था उसने सारे स्पेक्ट्रा के पीछे पड़े हुए आज तक पड़े हुए ठीक है तो उन्होंने क्या किया they wanted to get the spectra of different substances सबसे सिंपल सब्सटेंस है हाइड्रोजन तो शुरुआत उससे करना लाजमी था ठीक है तो what they did was they took a discharge tube I believe अब तक हम discharge tube से काफी familiar हो चुके हैं it's a 60 centimeter long glass tube having 2 electrodes ठीक है अब now this glass tube was not coated with anything इसको किसी चीज से कोट नहीं किया गया कोई सिल्वर जिंक सल्फाइड वगैरह कुछ नहीं प्लेन ग्लास ट्यूब ठीक है और यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जब पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं दे आर गोइंग टू गेट एनर्जी दे आर गोइंग टू गेट वाइब्रेटेड ठीक है भाई वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो टकराएंगे वो भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ मेजर ऑफ टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो जैसे जैसे इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी इनका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा दे आर गोइंग टू गेट हीटेड अप हीट होने पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर दे आर गोइंग टू मूव अप एंड डाउन जब इलेक्ट्रॉन्स अप एंड डाउन मूव करेंगे देन इन दैट केस दे आर गोइंग टू गेट एक्सेलरेटेड एंड डिसेलरेटेड एंड दे आर गोइंग टू एमिट आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ठीक है तो हीट करने पर आ गैस वुड स्टार्ट ग्लोइंग ठीक है इज इट ओके Neon signs वही है heated gas, glowing gas. Now, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी, it started glowing, bright light बनी, ठीक है? Now this light is bright with a slight bluish tinge, हल्का बिल्कुल प्योर दिखने में white नहीं है, हल्का सा bluish tinge है उसके, ठीक है? वो ये observation है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? Now he passed this light through a slit to get a narrow beam and then passed through it a prism or a diffraction grating. Diffraction grating prism से better होती है. Prism कुछ problems आती है. Diffraction grating में नहीं आती. Anyway, whatever you might use. Now, जब इसको एक screen पे लिया गया, तो he got a particular observation. ठीक है? The observation was यहाँ उसको एक लाइन मिली. ऐसा स्पेक्ट्रा था पूरा यहाँ एक लाइन ये दूसरी लाइन ये तीसरी लाइन ये चौथी लाइन और यहाँ पर he got a continuous region असलियत में ये कोई continuous region नहीं है असलियत में ये भी लाइंस हैं लेकिन ये लाइंस इतना क्लोज स्पेस थी कि he could not distinguish them. बाद में लोगों ने कर दी
फाइन स्पेक्ट्रम अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो ये लाइन भी सेपरेट हो जाती है, ठीक है क्लियर। उसने इस लाइन को नाम दिया H अल्फा, इसको नाम दिया H बीटा, H गामा, H डेल्टा, यानी कि ये 4 लाइंस उसने ऑब्जर्व की, ठीक है। So he found that the spectra of hydrogen is a line spectra. Yeah? It is a line spectra. You can read. Okay. The person who observed it was Balmer. Okay. This was the visible spectra. जो visible light में दिखाई देता है। Balmer was a physicist, he was a mathematician, तो उसने जब स्पेक्ट्रा निकाला तो उसने फिजिक्स के हिसाब से उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने क्या किया, इसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज निकाली। देखो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइट की प्रॉपर्टी होती है c, that is called the velocity of light. Then there is nu, which is called frequency. Then there is called lambda, which is called wavelength, and there is something called nu bar, which is called wave number. ठीक है? We can simply say that c is equal to nu lambda. Lambda is the wavelength, nu is the frequency. तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आ जाती है। और आप ये कह सकते हो lambda is equal to c by nu. You can say nu is equal to c by lambda. ठीक है? This nu bar is the number of waves in a particular length. Number of waves in a particular length. And this nu bar is equal to 1 by lambda. It is inverse of it. Is it clear? ठीक है? तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपको लाइट की इनमें से, ये तो आपको पता ही है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होती नहीं है। इसके अलावा आपको इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी पता है तो आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज बता दो। Is it clear? ठीक है? क्योंकि C कांस्टेंट है और C के रिलेशन में सारे के सारे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर बाल्मर के लिए इसको किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं। He could talk about the wavelength of these lines, he could talk about the wave number, he could talk about frequency, इसी के बारे में बात कर सकता है, velocity तो constant। ठीक है? Now Balmer, he had a preference towards wave number। तो उसने इन सारी लाइट्स के, इन सारी वैल्यूज के, इन सारी लाइंस के वेव नंबर निकाल दिए। ठीक है? उसने वेव नंबर निकाले सबके, H अल्फा का, H बीटा का, H गामा का, H डेल्टा का ऑब्जर्व करके वेव नंबर्स निकाल दिए। जब उसने इस वेव नंबर्स को निकाला तो एक जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले होते हैं उनको ग्राफ से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है। वेव नंबर निकाले और उन सबको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अब ग्राफ पे प्लॉट करके उन सबको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो लाइन को ज्वाइन करोगे तो एक कर्व मिल जाएगा। ठीक है? कर्व मिल जाएगा तो उसने उस कर्व की इक्वेशन बनाने की कोशिश की, इन पॉइंट्स की इक्वेशन बनाने की कोशिश की कि कैसे हम इक्वेशन के थ्रू ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है? तो ही ऑब्जर्व्ड दैट दिस न्यू बार was somewhat proportional to, देखो इक्वेशन बनाई उसने, तो जब उसने इक्वेशन बनाई तो he found that this was proportional to 1 by 2 square minus 1 by n square। ठीक है? Where n belongs to natural numbers and n is greater than 2। ठीक है? जब उसने n की वैल्यू 3 डाली तो उसको h अल्फा मिल गया, n की वैल्यू 4 डाली तो h बीटा मिल गया, h 5 डाली तो गामा मिल गया, 6 डाली तो डेल्टा मिल गया। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है? अगर हम इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। अभी जो कांस्टेंट था इसको कैलकुलेट करना भी कोई टेढ़ा काम नहीं था, बस सीधी सी बात है, यहाँ पे आप p डालो, यहाँ पे आप वेव नंबर डालो, यहाँ पे इक्वल डाल दो, यहाँ पे कांस्टेंट डाल दो, कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। आपके सारी ऑब्जर्वेशन तो है ही ना, जस्ट यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द ऑब्जर्वेशन, सब्स्टिट्यूट करो ऑब्जर्वेशन को और आपको कांस्टेंट मिल गया। So this constant was calculated by Rutherford। Rutherford ने इस कांस्टेंट को कैलकुलेट किया, तो इस कांस्टेंट का नाम दिया गया Rutherford कांस्टेंट। ठीक है?
So this Rydberg constant was calculated out to be R. The Rydberg constant for hydrogen protium is 10967758 meter inverse. Okay? This was the most accurately known constant in physics at that time and even till date. क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये बहुत प्रिसाइज हैं. अगर आप इनकी वेवलेंथ वेव नंबर जितना प्रिसाइसली मेजर करते चले जाओगे इसकी वैल्यू उतनी प्रिसाइज होगी चली जाएगी. ये आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट है. प्रिसाइसनेस तो पूरी है. Is it clear? ठीक है. So this was the Rydberg constant. So this formula now turned out to be nu bar is equal to R bracket 1 by 2 square minus 1 by n square. This is what we termed as the Rydberg's formula or the Balmer's formula. ये formula इसका कोई reason नहीं दिया गया. ये pure observation है. Experimental inference, experimental result बस. Clear? अब देखो ग्लास की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन को अपने थ्रू पास नहीं करने देगा. हम तो ये मानते हैं ना ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, बट सच्चाई ये है कि ग्लास इज ट्रांसपेरेंट ओनली टू द विजिबल रीजन ऑफ लाइट व्हिच इज अ वेरी स्मॉल रीजन फ्रॉम द एंटायर लाइट. ग्लास विजिबल को अपने थ्रू पास करने देता है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट को नहीं. ठीक है. अब किसी व्यक्ति ने सोचा कि यार ये विजिबल रीजन के अंदर तो हमने स्पेक्ट्रा बना दिया, क्या ऐसा कोई स्पेक्ट्रा अल्ट्रावायलेट में भी आ सकता है? अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रा क्या? ये जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ विजिबल में ही देता है लाइट. तो उसने क्या किया? he made the tube of quartz. Quartz सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है. ठीक है. क्वार्ट्ज अल्ट्रावायलेट लाइट को पास करने देता है, विजिबल को नहीं. ठीक है. तो उसने एक ग्लास ट्यूब क्वार्ट्ज की बनाई, उसने प्रिज्म क्वार्ट्ज का बनाया, and then he observed the spectrum. He found that he got a very similar kind of spectra in the ultraviolet region as well. ठीक है. उसने भी वही काम किया जो बाल्मर ने किया था. Now this person was Lyman. This person was Lyman. ठीक है. इसने जब ये फॉर्मूला बनाया, सेम सब कुछ वही सेम करके उसने भी फॉर्मूला बनाया, तो फॉर्मूला आया nu bar is equal to R, सेम कांस्टेंट ब्रैकेट. अब फर्क सिर्फ इतना आया कि 2 स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर आ गया. बाकी सब कुछ सेम था. 2 स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर आ गया, या 1 लिख दो, 1 स्क्वायर और 1 में कोई फर्क नहीं है. वो तो सिमिलैरिटी से एक स्क्वायर लगा देते हैं, या उसमें भी स्क्वायर है, यहाँ भी लगा दो. ठीक है. अब यहाँ पे n की वैल्यू ये ग्रेटर देन 2 थी, वहां ग्रेटर देन 1 आ गई. ठीक है. वो ग्रेटर देन 2 थी, ये ग्रेटर देन 1 आ गई. इस तरीके से ये एक इक्वेशन बनती है. अब किसी ने कहा यार इसने अल्ट्रावायलेट बना दिया, इसने विजिबल बना दिया, चलो हम इंफ्रारेड सीखते हैं. अब इंफ्रारेड के लिए फिर से मटेरियल बदलो. अब समझ में आ रहा है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने ये क्यों किया, एक ही ने क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि हर किसी के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप अलग है. सेम एक्सपेरिमेंट सेटअप के अंदर सारी चीजें नहीं मिलेंगी, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप चेंज किया गया. अब एक और प्रॉब्लम है, अल्ट्रावायलेट में दिखती नहीं है अल्ट्रावायलेट. तो अल्ट्रावायलेट के साथ खासियत ये है कि अगर आप फोटोग्राफिक प्लेट लगाते हो तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट पे आ जाती है. एनर्जी ज्यादा है ना, फोटोग्राफिक प्लेट तो रिएक्शन है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे रिएक्शन उतना अच्छा होगा.
तो फोटोग्राफिक प्लेट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, उसके ऊपर चेंज आता है। जब हम इंफ्रारेड की बात करते हैं, आई होप आपको कभी, आजकल तो डिजिटल फोटोग्राफी का ज़माना है, लेकिन अगर आपने कभी देखा हो तो जो फोटोग्राफर्स के डार्क रूम हुआ करते थे, उन डार्क रूम्स के अंदर एक रेड बल्ब हुआ करता था। ठीक है, रेड बल्ब इसलिए होता था क्योंकि रेड को फोटोग्राफ्स एब्जॉर्ब नहीं करते, फोटोग्राफिक प्लेट रेड को एब्जॉर्ब नहीं करती, उससे इफेक्ट नहीं होती। तो अब यहाँ पर अगर आप इंफ्रारेड में ऑब्जर्व करना चाहते हो तो एक टेढ़ा काम है, आपको फोटोग्राफिक प्लेट भी बढ़िया वाली बनानी पड़ेगी, which is more sensitive, which is sensitive even to infrared। समझ आ रही है बात, डिफिकल्टी। तो द पर्सन कह रहा है नहीं यार, एक ने अल्ट्रावायलेट निकाल दिया, एक ने विजिबल निकाल दिया, कोई और इंफ्रारेड निकाल देगा, मैं निकाल दूंगा। तो उसने इंफ्रारेड के अंदर बढ़िया वाली अल्ट्रा सेंसिटिव फोटोग्राफिक प्लेट बनाई, एंड देन ही ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम। जब अगेन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, ग्लास एंड क्वार्ट्ज आर नॉन ट्रांसपेरेंट टू इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के लिए ट्रांसपेरेंट है जर्मेनियम। तो इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जर्मेनियम की ग्लास ये ट्यूब बनाई गई, जर्मेनियम का प्रिज्म बनाया गया, एंड देन दे ऑब्जर्व्ड द स्पेक्ट्रा इन द इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन में जब ये स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया, फिर से सिमिलर स्पेक्ट्रा, फिर से सिमिलर फार्मूला। फर्क क्या हुआ, 1 स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर हो गया। अब किसी ने कहा यार इंफ्रारेड भी हो गया, चल मैं और फार इंफ्रारेड पहुंचूंगा और सेंसिटिव फोटोग्राफिक प्लेट बनाऊंगा। वो कुछ नहीं रहा था, फार्मूले में सिर्फ ये एक एक नंबर बढ़ता चला जा रहा था। तो अल्टीमेटली उन्होंने इन सब को जोड़कर एक कॉमन फार्मूला बना दिया, एंड दैट वन कॉमन फार्मूला वाज nu bar is equal to r bracket 1 by n1 square minus 1 by n2 square, where n1 and n2 both are natural numbers, मतलब कि जीरो अलाउड नहीं है, नेगेटिव अलाउड नहीं है, फ्रैक्शंस अलाउड नहीं है। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स, आई होप यू रिमेंबर। ठीक है, हंसो मत, बहुत को याद नहीं होते। ओके, एंड n1 is less than n2। तो अगर आप ये डाल के n1 n2 की वैल्यू कुछ भी डालते चले जाएं, यू आर गोइंग टू गेट अ वेव नंबर। अब ये जबरदस्ती नहीं है कि आप उस वेव नंबर को ऑब्जर्व ही कर पाए, हो सकता है उसकी वो एनर्जी इतनी कम है कि बहुत सेंसिटिव फोटोग्राफिक प्लेट भी ऑब्जर्व ना कर पाए, लेकिन वैल्यू मिल जाएगी। Is it clear? So this is the formula। ठीक है, और अब यहाँ पे अलग अलग सीरीज आ गई। There was 11 series। There was a series and region। It is in ultraviolet। ठीक है, then line फिर Balmer, passion, bracket, fund, Humphreys। These are the name of the series, and obviously these are the names of the people who actually found them, or who actually took an observation of them। देखो, prediction एक चीज होती है, prediction तो कोई भी कर देगा, observation is important। तो name observer के नाम पर होता है, predictor के नाम पर नहीं। So P front और Humphreys का रीजन अल्ट्रारेड, बाल्मर के बाद ये सारे इंफ्रारेड में हैं। ठीक है, ये विजिबल है और ये सारे इंफ्रारेड है। यू कैन से फार इंफ्रारेड, फारदेस्ट इंफ्रारेड, अल्ट्रा फार इंफ्रारेड, वो अलग बात है, आपकी मर्जी, बट है रीजन इंफ्रारेड। रेड के नीचे सारा रीजन इंफ्रारेड है, उसके बाद आके माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स आ जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये जो सीरीज है ये n1 से आइडेंटिफाई होती है। देख रहे हो, n1 चेंज होता चला जा रहा है, n2 तो उसके आगे प्लस से आगे है, n2 इज ग्रेटर देन n1, बस और कोई कंडीशन नहीं है। तो सीरीज आइडेंटिफाई n1 से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर
n1 की वैल्यू इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। ठीक है, दिस इज ओके। अब एक बार ध्यान रखना कि जब हम H अल्फा की बात करते हैं, वी वेरी सारी सीरीज में H अल्फा है। H अल्फा के लिए n2 की वैल्यू चेंज होगी, तो H अल्फा के लिए n2 की वैल्यू इज इक्वल टू n1 प्लस 1। मतलब कि अगर n2 की वैल्यू आप n1 प्लस n1 डाल देते हो तो जो वेव नंबर आपको मिलेगा वो H अल्फा का मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो यहां पर इसमें n2 की वैल्यू 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अब इस तरीके से आप H अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, H बीटा की निकाल सकते हो, H गामा की निकाल सकते हो, H डेल्टा की बना सकते हो। ठीक है, H बीटा इज n1 plus 2, H gamma is n1 plus 3, H delta is n1 plus 4। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप H इंफिनिटी भी डाल सकते हैं। H इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ? n1 plus infinity is इंफिनिटी का होगा। इंफिनिटी में क्या ऐड कर दो, एक सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो यहां पर दिस इज इंफिनिटी। इज इट क्लियर? अब एक छोटी सी चीज जो आपने करनी है अभी, वो ये, क्या मुझे इन सारी सीरीज की H अल्फा और H इंफिनिटी की वैल्यू बता दो इन टर्म्स ऑफ R। जल्दी करो, मतलब समझ में आ गया है कैसे करना है? कुछ नहीं करना, बस n1 n2 की वैल्यू डालते चले जाना है और आपको न्यू बार वेव नंबर की वैल्यू मिलती चली जाएगी। R की वैल्यू R डाल दो। अब ये नंबर है, अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स का एग्जाम समझा दे रहा हूं कि तुम्हें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आता है या नहीं आता, वो तो नहीं ना पूछ रहा ना, मैं तो केमिस्ट्री का लॉजिक पूछ रहा हूं। केमिस्ट्री भी नहीं, फिजिक्स का लॉजिक है। बताओ, जल्दी करो।